आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो हर साल की तरह इस साल भी बजट से लोगों को खासी उम्मीदें हैं। सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने 1 फरवरी को बजट पेश करने की सिफारिश की है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 फरवरी को दरअसल संडे पड़ रहा है। कंफ्यूजन ये था कि क्या संडे के दिन बजट पेश किया जाएगा। इस पर थोड़ी वापो की स्थिति भी थी, हालांकि अभी तक फाइनल मंजूरी नहीं आई है, लेकिन सीसीपीए ने अपनी सिफारिश 1 फरवरी की ही की है, तो संभवतः 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जा सकता है। तो इसलिए संडे को भी बजट पेश किया जा सकता है, ये संकेत मिल रहे हैं। सीसीपीए की बैठक में 28 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने की सिफारिश की गई है, इसलिए अब बजट पर बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि जी बिजनेस पर आप बजट से रिलेटेड जो कवरेज है, जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, वो ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन अब हमारी ये सीरीज और तेजी से आगे बढ़ेगी और हम आपको बताएंगे कि इस बार के बजट में आपके लिए क्या कुछ खास रह सकता है, क्या प्रायोरिटी में होना चाहिए, कंसीडरिंग कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, आम आदमी की ज़रूरतें क्या हैं और एक बढ़ती हुई दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की इस वक्त की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। जैसे जैसे आम बजट पेश होने की तारीख नजदीक आती जा रही है, इसे लेकर उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि आखिर इस बार बजट के पिटारे में क्या खास होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी। पिछले साल के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने के बाद इस साल भी उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। 2026 का ये बजट विकसित भारत के रोड मैप को आगे बढ़ाने और घरेलू खपत को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है। बजट 2026 को लेकर उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके। पीएचडी सीसीआई ने 30 लाख रुपए तक की इनकम पर अधिकतम टैक्स दर 20% करने का सुझाव दिया है। अभी इनकम टैक्स में 20% के बाद सीधे 30% का टैक्स स्लैब आता है। उद्योग संगठन की मांग है कि 30 लाख से 50 लाख रुपए के बीच कमाने वालों के लिए एक बीच का रास्ता निकाला जाए और उन पर 25% टैक्स स्लैब लगाया जाए। अभी इस ब्रैकेट में आने वाले लोग सीधे सबसे ऊंचे टैक्स रेट 30% की मार झेलते हैं। तो वहीं सबसे बड़ी मांग यह है कि 30% वाला सबसे ऊंचा टैक्स रेट केवल उन लोगों पर लगे जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक ये रेट 24 लाख रुपए के बाद ही शुरू हो जाता है। तो एक बात साफ है कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा मिलना तय है। इस बार बजट से डिफेंस सेक्टर को भी बड़ी उम्मीदें हैं। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार डिफेंस बजट 80,000 करोड़ रुपए बढ़ाया जा सकता है और कुल 2,60,000 करोड़ रुपए के डिफेंस बजट का ऐलान होना संभव है, जो डिफेंस बजट में 20% के बड़े इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि वित्त वर्ष 2025 में 1,80,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट था। तो वहीं देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बजट में बड़ा बूस्टर डोज देने की तैयारी है। इस बार रेलवे का बजट ऐतिहासिक रूप से 2,52,000 करोड़ रुपए के ऊपर हो सकता है, जिसमें नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत ट्रेनों के लिए बड़े फंड का आवंटन संभव है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और कवच सुरक्षा प्रणाली के तेजी से विस्तार पर फोकस भी रहेगा। तो एक बात साफ है कि हर बार की तरह इस बार का बजट भी उम्मीदों भरा बजट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं वेद जैन सर का, पूर्व प्रेसिडेंट आईसीएआई और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। वेद जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ है अश्विनी महाजन सर, जाने माने अर्थशास्त्री हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं फिरोज अजीजी, जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज सर आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। वेद जैन सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये 25% के एक स्लैब का काफ़ी बज़ है सर, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस बार टैक्स के मोर्चे पर? कुछ बदलाव या कुछ नई चीजें? देखिए दीपक जी, जब भी बजट आता है तो सभी की उम्मीदें बन जाती हैं और मैं हमेशा कहता हूँ ये दिल मांगे मोर, उम्मीदें तो बहुत लगी रहती हैं। करेक्ट। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि लास्ट ईयर वित्त मंत्री जी ने बड़े दिल खोल के बजट में इनकम टैक्स में छूट दी थी। 12 लाख रुपए तक के इनकम पे एग्जम्पशन दी थी। 4 से 8, 5, 8 से 12, 10 ऐसे करके स्लैब दिया था। और इस बार मैं ये समझता हूँ नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है 1/4/2026 से। और
वेद सर, कुछ नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं, मैं टीम को बोलूँगा कि नेटवर्क के इश्यूज को दुरुस्त करें। मैं आपके पास लौटूंगा। अश्विनी महाजन सर, आपके पास आ रहा हूँ सर। अच्छा, जैन सर आगे। सर आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ पा रही? हाँ, प्लीज कंटिन्यू सर, अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, इस बजट में वित्त मंत्री जी ने लास्ट टाइम दिल खोल के आपको कंसेशन दी। 12 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट किया और 24 लाख तक स्लैब को नीचे किया था। और इस साल डिफेंस के बजट की रिक्वायरमेंट बहुत भारी है इस बारे में। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनकम टैक्स में मैं नहीं समझता कि इस बार कोई बहुत भारी हेरफेर बदल होने वाला है। और क्योंकि लास्ट ईयर 2025 का वर्ष जीएसटी और इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स के लिए एक लैंडमार्क ईयर था। तो हर साल ये उम्मीद करना कि उसी तरह का बजट आएगा और लैंडमार्क होगा, मुश्किल है। अगर आज की डेट में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है बजट में खर्चे में, डिफेंस की है। और इंडिया को, जैसे हम चाइना +1 की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रमोट करने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो मेरा ये उम्मीद रहेगी कि बजट में पर्सनल टैक्सेशन में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगती, लेकिन कॉरपोरेट में जो टैक्स कंसेशन है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, वो काफी हद तक छूट आ सकती है। इसके अलावा मैं ये उम्मीद नहीं करता, क्योंकि देखिए बजट एक बहुत बैलेंसिंग एक्सरसाइज होता है। पहले एक खर्चे का अनुमान लगाया जाता है कि साल में कितना सरकार को खर्चा करना है। तो इस समय जो देश को जरूरत है अपने सुरक्षा की, डिफेंस की, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई है, वो एक इंडिया को अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनाने की सबसे बड़ी सख्त जरूरत है। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना बहुत ही सख्त जरूरत है। तो इसके यही मेरे मानना है। और इनकम टैक्स में और चेंजेस इसलिए मैं समझता हूं कि नहीं आ पाएंगे इस बार, क्योंकि अभी वित्त मंत्री जी ने पिछले ही सेशन में अपने बिल को पास कराया था, इनकम टैक्स बिल को पास कराया था। और उस इनकम टैक्स बिल की 1/4/2026 को इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। उसमें जो छोटी मोटी गलतियां त्रुटियां रह गई हैं, जो कोर्स करेक्शन जिसे कहते हैं, उसके अलावा इनकम टैक्स में मुझे नहीं लगता कि छूट आना है। और जो जीएसटी का है वो जीएसटी काउंसिल करती है, वो नहीं है। इस बार अगर बजट में उम्मीद है तो कस्टम के ऊपर है, क्योंकि कस्टम में रैशनलाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है और उसको कोडिफिकेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बजट में कस्टम के ऊपर काफी घोषणाएं करेंगे इसके बारे में। ओके सर, तो पर्सनल इनकम टैक्स के मोर्चे पर ऑलरेडी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो उस मोर्चे पर वेद सर को नहीं लगता कि वहाँ पर कोई गुंजाइश है। और मोटिवेशन भी नहीं है। देखिए, कोई बहुत बड़ा इलेक्शन भी नहीं है इस साल, तो कोई मोटिवेशन भी नहीं है और कैसा ऐसा कोई इंसेंटिव भी नहीं है, तो संभवतः उस मोर्चे पर ना आए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा सर, जो इकॉनमी की ज़रूरत है इस वक्त उभरते हुए देश के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, सुरक्षा के लिहाज से डिफेंस और कस्टम्स में, यहाँ पर ज़रूर आप उम्मीद कर रहे हैं। अश्विनी महाजन सर, आपके पास आ रहा हूँ सर। जीडीपी नंबर्स का एस्टिमेट आया है, गवर्नमेंट ने 7.4 दिया है सर, पिछली बार से बेहतर। और ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि 8 और 8 2 क्वार्टर्स में अगर हम देखें, और ओवरऑल अगर आप एस्टिमेट्स को देखें तो गुड नंबर्स, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल ही रहा है। तो फिर बजट में कैसा नॉर्मल सा हम एक इस बार बजटरी एलोकेशंस देखें, या वाकई में गवर्नमेंट को और पुश देना होगा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए? जो 8% और 8.2% का पहले से आया है, तो लग रहा है कि ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अच्छा, क्योंकि कंजर्वेटिव इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आगे जो दो हमारे क्वार्टर्स हैं, उनमें अच्छा हो सकता है, और हो सकता है कि ये 7.5% से ज्यादा हमारी ग्रोथ रहेगी। बाकी दूसरी बात के बजट से जो हमारी अपेक्षा है, उसमें मुख्य बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग पर जोर पड़ेगा, जैसा जैन जी बता रहे हो। क्योंकि पिछले बार बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की थी और ये कहा था कि एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसको काम करेंगे और उसमें क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का विशेष योगदान होगा। तो ऐसा लगता है कि बजट में कॉर्पोरेट को छूट देने की बजाय मैन्युफैक्चरिंग मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो सब्सिडीज दी जा सकते हैं, प्लग एंड पे मेथड के नाते हम कुछ आगे बढ़ा सकते हैं,
और क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और और भी बहुत सारे विषय हैं जो हम इस बजट में अपेक्षा कर सकते हैं। खासतौर पर जो इस समय पर्यावरण की समस्या है, उसको एड्रेस करने के लिए भी काफी अपेक्षा की जा रही है बजट में कि उसके लिए कुछ बजटीय प्रावधान किए जाएं। जो कस्टम्स की बात है, मैं समझता हूँ कि कस्टम डिपार्टमेंट जो है उसको दुरुस्त करने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई बार चीन से सामान आता है और उसमें अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, इस प्रकार की समस्या रहती है। उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, वित्त मंत्री जी से हमारी ये भी अपेक्षा रहेगी कि अपना कस्टम का जो है कस्टम में सुधार किए जाए। एब्सोल्युटली। इन्वेस्टर सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट भी आप कहेंगे फिरोज जी, इस वक्त काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, दुनिया भर के प्रेशर हमारे पास हैं, ट्रेड डील को लेकर तमाम तरह की अनसर्टेनिटीज़ हैं और उसकी वजह से हमने आउटफ्लो भी देखा है सर। फंड्स भी जो है वो निकल करके यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, साउथ कोरिया जा रहे हैं। कुछ ऐसा क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम इनफ्लो पे थोड़ा सा उसका असर पड़े, पॉजिटिव हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आएँ? क्या कुछ होना चाहिए, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? दीपक जी नमस्कार। जैसे को पैनलिस्ट साहबों ने भी कहा कि उम्मीदें बहुत होती हैं, बट व्हाट इज लॉजिकल टू डू। जैसे आपने सही फरमाया कि एफआईआई एग्जिट कर चुका है, 1,66,000 करोड़ की एग्जिट की वैल्यूज आई हैं कैलेंडर ईयर 25 में, जो हाईएस्ट एवर हैं। पर ऊपर वाले की दया है कि 7.5 लाख करोड़ डोमेस्टिक वाले ने खरीदा। एफआईआई ने अपनी जिंदगी भर में सबसे ज्यादा बेचने के बावजूद सिर्फ 20% बेच पाया जितना डीआईआई ने खरीदा। 7.5 लाख इन्होंने खरीदा, 1.5 लाख करोड़ करीबन करीबन उन्होंने बेचा। सो इट्स बीन ओनली 20% सेल फ्रॉम एफआईआई एज अ परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक इनफ्लो। बट क्या ये रिवर्स होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसको मोटिवेट करना चाहिए। टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स में काफी बदलाव की जरूरत है। ऑफ कोर्स अभी उसको पैरिटी लाई गई है, गोल्ड पे भी वही 12.5%, अनलिस्टेड स्टॉक्स पे भी 12.5%, लिस्टेड स्टॉक्स पे भी 12.5%। ये करने के बाद लिस्टेड स्टॉक्स की टैक्स अनलिस्टेड से भी ज्यादा हो गई है। ये बहुत बड़ी एनॉमली है। अनलिस्टेड स्टॉक्स कई हैं इस दुनिया में, इस कंट्री में लाखों अनलिस्टेड कंपनीज हैं। लिस्टेड कंपनीज तो 2,500-3 हजार ट्रेड होती है, 6,000 टोटल लिस्टेड है। तो लिस्टेड में एसटीटी भी लगता है और 12.5% है, अनलिस्टेड में एसटीटी नहीं लगता है और 12.5% है पहले। सो दिस मेक्स अनलिस्टेड मोर टैक्स एफिशिएंट देन लिस्टेड। ऐसा कोई भी दूसरे देश में जहां तक कि मुझे पता है नहीं है। सो वो करेक्ट होना जरूरी है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 20% कर दिया गया था और सेस और सरचार्ज को मिला के ऑलमोस्ट 24% तक पहुंचता है। तो ये जो एनॉमली है सेस एंड सरचार्ज को बाद में जोड़ने की, वो बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है। सरचार्ज हमेशा टेम्पररी होता है, सरचार्ज को परमानेंट किया है। तो टू समराइज मैं ये कहना चाहूंगा कि एफआईआई को टैक्स की रियायत मिलनी चाहिए, स्पेशली सॉवरेन फंड्स को, जो देश का रिटायरमेंट पैसा होता है दूसरे विदेश का, वो इंडेक्स फंड्स होते हैं, एफटीएससी को फॉलो करते हैं, एमएससीआई को फॉलो करते हैं, वो इंडिया में पैसा लाते हैं तो 10-10 साल 20-20 साल तक नहीं बेचते। उनको अगर आप टैक्स की रियायत देते हैं तो बहुत काम आएगा एफआईआई के फ्लोज को रिवर्स करने के लिए, और काफी सारे देश ये रियायत देते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकम टैक्स में माना कि रेट स्लैब्स बहुत प्यारी हो गई हैं। 4 के मल्टीपल पे स्लैब्स हैं, 5 के मल्टीपल पे रेट्स हैं, सिंप्लीफाई हो गया है। बट सरचार्ज और सेस जो है वो टेम्पररी था। जब लाई थी मैडम ने बोला था कि ये मैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में निकालने की कोशिश करूंगी, बट वो नहीं किया। तो इसीलिए काफी सारे लोग इंडिया के जो एचएनआई हैं, अल्ट्रा एचएनआई हैं, जो ज्यादा कमाते हैं, वो सिंगापुर और दुबई भाग रहे हैं टैक्स की रियायत के चक्कर में। उसमें माना कि हमें लगता है कि हम ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली कम कलेक्ट कर रहे हैं इस सरचार्ज और सेस की वजह से। तो ट्रांसपेरेंसी लाना मेरे हिसाब से अनिवार्य है। वो एक सेकंड उम्मीद होगी, इस बार होगा या कभी होगा, मेरे तो श्योर है कि कभी ना कभी होगा, लुकिंग एट
एंड तीसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उसमें मल्टीप्लायर मिलता है 3 टाइम्स का, 4 टाइम्स का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो ज्यादा मल्टीप्लायर जीडीपी में नहीं मिलता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रिज बनाते हो तो लेबर को पेमेंट होती है, फिर सीमेंट के लिए पेमेंट होती है, फिर वहां लेबर लगता है, तो 3-4 का मल्टीपल मिल जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 से 12.5 लाख करोड़ पे गया तो बहुत मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट पहुंचेगा फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव, जीडीपी ओवरऑल बढ़ेगी। सो ये 2-3 उम्मीदें हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं जिस पे चर्चा कर सकते हैं, बट आई विल स्टॉप हियर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अब यहीं से एक थोड़ा सा हिंट लेते हुए वेद जैन सर, इंडस्ट्री भी कह रही है कि साहब अभी तो ठीक है, अभी तो महंगाई काफ़ी काबू में है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो महंगाई बढ़ने के बावजूद कई सालों से पर्सनल टैक्स स्लैब में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो ऐसा भी नहीं मानती है इंडस्ट्री। 24 लाख रुपए की इनकम को हाई इनकम मानकर 30% टैक्स लगाना कहा जा रहा है कि अब व्यवहारिक लगता नहीं। उस पर भी अगर आप सरचार्ज जोड़ देंगे, सेस जोड़ देंगे तो 39% तक चला जाता है। तो इनकम जो लोगों की बढ़ी है वो उनका ये कहना है कि भाई ये टैक्स में ही चली जा रही है, हम इसको खर्च में कैसे तब्दील करें और फिर वो वापस इकोनॉमी में कैसे आए, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। तो क्या सच में सरकार के कंसिडरेशन में ये रह सकता है? और जो अभी फिरोज जी ने कहा कि बाकी तो छोड़िए, कम से कम सेस के रिमूवल पे हम, क्योंकि वो टेम्परेरी था, उस पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस मोर्चे पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? दीपक जी, जैसे देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इच्छाएं तो बहुत कुछ हैं और मन तो बहुत करता है कि सेस भी हटना चाहिए, कैपिटल गेन जो लिस्टेड शेयर पे कम होना चाहिए और जो सरचार्ज है वो हटना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक साथ ये भी तो ध्यान में रखिए, जैसे फिरोज जी ने भी कहा कि सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उसमें 3 टाइम मल्टीप्लायर मिलता है। तो मेरा सवाल एज ए प्रोफेशनल ये होता है कि भाई बजट अल्टीमेटली एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। आज की डेट में सरकार को अगर 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ाना है तो आपको ये रिसोर्सेज तो लाने पड़ेंगे कि वो खर्चा कहाँ से आएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं तो इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है तो दिक्कत आती है। और अगर मैं खर्चा कम करता हूं तो कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, खर्चा बढ़ाता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं से टैक्स की कलेक्शन करनी पड़ेगी। और कैपिटल गेन के बारे में अभी लास्ट ईयर में बहुत लंबे चौड़े सुधार किए गए, 2024 में सब रिस्ट्रक्चरिंग की गई है और उसको बड़ा सोच समझ के किया गया कि इंडेक्सेशन हटा देंगे या हटा देंगे। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर आप उस कुर्सी पे हैं जहां वित्त मंत्री जी बैठती हैं और आपको निर्णय लेना पड़े कि भाई आप कैसे इस बजट को लाएंगे, तो आप छूट उतनी ही दे पाएंगे जितनी की कंट्री की आज दे सकता है अपनी खर्चे की एक्सपेक्टेशन में। मैंने जैसे कहा कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है देश को अपने डिफेंस के बजट को बहुत बढ़ाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बढ़ाने की बहुत सारी जरूरत है और मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनाने के लिए हमें कंसेशन देने की जरूरत है। अगर मैं इन 3 बातों को अपने सामने रखूं तो फिर मैं सामने देखूंगा कि मैं आपको टैक्स में क्या और छूट दे सकता हूं और क्या दे देनी चाहिए, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग में फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो मुझे चैलेंज आ जाएगा। तो इस बात को अगर मैं ध्यान रखें, ग्रोथ बहुत अच्छी है हमारी जीडीपी की, तो उसके साथ साथ हमारे खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनको मीट आउट करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ है जो आज भी डाटा स्टैटिस्टिकल आया है कि हमारा 7.4% की जो रियल जीडीपी की ग्रोथ आ रही है वो अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है, बढ़ में आ रही है। लेकिन कंसोलिडेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं ये मान सकता हूं कि छोटा मोटा चेंजेस की जा सकती है पर्सनल टैक्सेशन में, तो मैं बहुत लंबी चौड़ी उम्मीदें करना पर्सनल टैक्सेशन में ठीक नहीं होगा। जो रही परचेजिंग पावर बढ़ाने की, तो वो जीएसटी में बहुत बड़ी छूट दी गई है, 12% का स्लैब खत्म कर दिया गया, बहुत सारी आइटमों को 5% में शिफ्ट कर दिया गया, तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ गई। और 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट होने का मतलब है 1 लाख रुपए तक की प्रति व्यक्ति, अगर फैमिली में 2 ब्रेड अर्नर हैं तो 24 लाख रुपए की इनकम होगी, 2 लाख रुपए महीने की पर इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो आप उससे परचेजिंग पावर आ रही है, जिससे हमारा ओवरऑल जीडीपी और डिमांड बढ़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपल्शन बजट की भी सामने रखनी चाहिए। उम्मीदें बहुत रहती हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत है। और देखिए, वित्त मंत्री जी को जब बजट पेश करना है तो एक मैं जरूर मानता हूं कि मिडिल क्लास के लिए बजट आना चाहिए, उसको भी कंसेशन आनी चाहिए, लेकिन उनको सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए भी काफी काम करना पड़ेगा, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर्स के लिए भी काफी कम करना पड़ेगा। और बजट सपोर्ट दूसरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी आपने रेलवे के बारे में बात की कि अगर जो रेलवे में कितना भारी हमें आगे की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की, तो वो सारी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये तो मानते हैं कि इसकी कंसेशन मिल जाए, लेकिन वो कंसेशन कहाँ से आएगी उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, यही आपने बिल्कुल सही कहा सर। अब मैन्युफैक्चरिंग को अगर आपको बढ़ावा देना है, ऐसा लगता है कि अब कोई चारा बचा नहीं है। जिस तरह से हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस देख रहे हैं, आपको घरेलू खपत को बढ़ाना है तो घरेलू प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन वो प्रयास अभी तक ऐसा लगता है कि वो कारगर उतने साबित नहीं हुए, क्योंकि इतने बड़े देश में बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। अश्विनी सर, अभी भी एमएसएमई को पुश, मैन्युफैक्चरिंग को पुश, इसके लिए बहुत सारे, अब 15% रेट फैक्ट्रीज के लिए फिर से सिंपल और ओपन किया जाए, ये इंडस्ट्री की दोबारा से डिमांड आई है सरकार से। ठीक है, पीएलआई से आप सपोर्ट दे रहे हैं, स्कीम से सपोर्ट आप दे रहे हैं, लेकिन रेट के मोर्चे पे भी आप कुछ करिए। तो क्या सर आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इस कम से कम इस बजट में हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करें कि मैन्युफैक्चरिंग की वो जो रफ्तार है वो थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग पुश मिले, क्योंकि धीरे धीरे अब काम नहीं बनेगा सर। जिस तरह से दबाव है हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई अब चारा नहीं बचा है। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्ट करें सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस बार, अश्विनी सर? मुझे लगता है कि परिस्थितियों के हिसाब से कई बदलाव आवश्यक होंगे। एक बात जो बार बार आ रही है कि पीएलआई स्कीम को रीजिक करना पड़ेगा, रिविजिट भी करना पड़ेगा कि कैसे हम लघु उद्योगों को या मध्यम उद्योगों को उसका लाभ दे सके, क्योंकि अभी तक पीएलआई स्कीम का लाभ ज्यादातर बड़े उद्योगों को हुआ है, खासतौर पर एमएनसीज को हुआ है। वो कैसे देश में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आगे बढ़ाएं, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो आउट ऑफ बॉक्स की बात मैं सोचता हूं कि दुनिया में आज हमारी जो जहां जहां प्रौद्योगिकी विकास हुआ है, खासतौर पर स्पेस में, डिफेंस में, डिजिटाइजेशन में, पेमेंट सिस्टम्स में, उसका लाभ, और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसको हम रेलवे नेटवर्क है, पूरी दुनिया को रेलवे नेटवर्क की जरूरत है। भारत बना सकता है या चीन बना सकता है, लेकिन चीन के प्रति लोगों का रुझान कम हुआ है, भारत की तरफ बढ़ा है। आईमैक एक बहुत बड़ा विषय है हमारे सामने, और 3000 किलोमीटर की सड़क आईमैक में मिडिल ईस्ट में बननी है, और जो रेल बनना है। तो ऐसे में एक लंबा, हमारे पास एक लंबी छलांग मारने के लिए पूरी दुनिया है, उसके लिए बजट में प्रावधान भी हों और उसके लिए सरकार भी उस तरफ आगे बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग मिशन पहले से ही हमने उसको रोल आउट किया है, उसको और ज्यादा शार्पन करने की जरूरत होगी। प्लग एंड प्ले, क्योंकि ये बहुत दिनों से बात चल रही है कि छोटे उद्योगों के लिए जब हम कोई उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए बिल्डिंग बनाना, तमाम प्रकार की सुविधाएं लेना, कई प्रकार की जो सरकार से लेना होता है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए प्लग एंड प्ले मेथड में हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये बात कई बार बोली जाती है कि बहुत लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी लैंड हमारे सामने है, कॉर्पोरेट्स के पास है, रेलवे के पास है, तमाम लोगों के पास लैंड बैंक्स हैं। उस लैंड का उपयोग करते हुए हम प्लग एंड प्ले मेथड से लघु उद्योगों को फायदा दे सकते हैं। बहुत बड़ा अभी इस समय स्कोप है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, खासतौर पर सोलर में और विंड एनर्जी में, और तमाम जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि चीन से इतने बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है। उस आयात को रोकने का एकमात्र प्रयास हम जो कर सकते हैं वो ये है कि एक बात तरीका यही है कि अपने देश में उन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। सरकार ने सूर्यघर योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देने की भी बात है। इसी प्रकार की स्कीम्स को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब तक अपने देश में हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करेंगे वो सस्ता हो नहीं सकता है। तो इसलिए हमने अभी तक का जो पिछले सालों में चीन से आयात करके सोलर पैनल्स का हमने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा धक्का दिया है, लेकिन अब उसको दूसरी तरफ हमें पुश देने की जरूरत है। और बहुत बड़ी मात्रा में कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं। कई बार उद्योग के लोग कहते हैं कि कंपोनेंट सस्ते आ रहे हैं, हमें अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, इसलिए इंपोर्ट हमें
अलाउ कीजिए, ऐसे में वो इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि वो कंपोनेंट्स अपने देश में बनना शुरू हों और उसके लिए सरकार बजाय कॉर्पोरेट टैक्स में कंसेशंस देने के, अगर हम अपने उद्योगों को उसके लिए कुछ सब्सिडाइज करें तो वो ज्यादा लाभकारी हो सकता है। अभी तक हमने देखा है कि दुनिया भर में ये कॉर्पोरेट टैक्स के कंसेशंस के कारण कितना पैसा आता है हमें, हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। कैपिटल इनफ्लो करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम अपने देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उससे कैपिटल इनफ्लो होगा। मुझे नहीं लगता है कि जो हॉट मनी की जो बात है, पिछली सरकारों ने लगातार ये गलती की है कि हॉट मनी को हमने अलाउ किया है, उसके कारण बड़ी मात्रा में वो पैसा कमाते रहे। 42% तक एफपीआईज ने जो प्रॉफिट कमाया। तो आज चूंकि डीआईआईज, अभी जो बात आ रही थी कि डीआईआईज ने उसको करके उसको कंपनसेट किया है, तो इसलिए आगे चल करके एफपीआईज को और ज्यादा लाभ की संभावनाएं नहीं बची हैं और हो सकता है कि और भी ज्यादा वो आउटफ्लो करें। लेकिन अगर हम इसको अपने देश में उसको कंपनसेट करें, अपने देश में अपने मिडिल क्लास की सेविंग्स के माध्यम से, तो भी उसका एक समाधान हो सकता है। एफपीआईज जो हैं उनको हम अट्रैक्ट करने के लिए या हॉट मनी अट्रैक्ट करने के लिए कोई अगर हम सुविधाएं देते हैं तो उसका कोई लाभ देश को नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए रातों रात तो एफआईआईज मतलब रिवर्स नहीं हो जाएगा आउटफ्लो, उसके लिए तो हमें बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस का पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। बट फिरोज सर, एक चीज़ हमें बताइए, अब जो इशू है एफआईआईज को, आज भी रूल बेस्ड मार्केट हम लगते हैं, मतलब बहुत सारे विद्वानों से चर्चा के दौरान ऐसा लगता है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं उनका भारत को लेकर। अभी नो डाउट रिफॉर्म्स बहुत हुए हैं, लिटिगेशन रिस्क परसेप्शन अब एफआईआईएस में छोड़ दीजिए, जो हमारे यहाँ के जो उभरते हुए वेल्थ क्रिएटर्स हैं, अब उनको ये लगता है कि भाई यहाँ अभी बहुत ज़्यादा मकड़जाल है कानूनों का। हमारे अपने ही जो वेल्थ क्रिएटर्स, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और इस वजह से हमने देखा है कि वो अपनी वेल्थ को लेकर दुबई और बाकी जगह, सिंगापुर और बाकी जगह पे उनका हम देखते हैं। आप हमें बताइए, आप क्योंकि हर तरह के इन्वेस्टर्स को हैंडल करते हैं और एक बड़ा बुके है आपके पास, परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बजट में ऐसा क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मकड़जाल वाला देश, रूल बेस तो होना चाहिए, लेकिन इतने रूल्स ना हो कि धंधा करना मुश्किल हो जाए। ये परसेप्शन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये परसेप्शन चेंज करने के, देखिए मेरे हिसाब से एफआईआई कंप्लायंस, जितनी कंप्लायंस है उससे अगर डरता है, मेरे हिसाब से एफआईआई थोड़ा एग्नोस्टिक है। हम थोड़ा ज्यादा सोचते हैं कि एफआईआई ऐसा सोचता है। चाइनीज मार्केट बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है, उधर फिर भी जाता है। एफआईआई एक्टिव एफआईआई एक होता है, एक पैसिव एफआईआई होता है। ये दो एफआईआई का नाम ही अलग होना चाहिए, इनका बर्ताव इतना अलग है हर एमर्ज मार्केट में या फिर डेवलप मार्केट में। ये दोनों एफआईआई ऑपोजिट बिहेव करते हैं, बट दोनों का नाम एफआईआई। एक एक्टिव एफआईआई जो है वो तो रिटर्न को चेस करता है, उसमें बहुत रीसेंसी बायस होता है, ये मेरा मानना है। इसको कैसे मैं टेस्ट कर सकता हूं? आप टॉप 5 निफ्टी के स्टॉक्स ले लीजिए, साल भर पहले की ओनरशिप आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस की, और आज की आप दिसंबर टू दिसंबर ओनरशिप चेंज देखिए, ब्लूमबर्ग पे मिल जाता है। 400 शेयर भी अगर रिलायंस के किसी के पास है तो वो लिस्ट में आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरे एक साल के दौर में बेचा किसने और खरीदा किसने, इसकी अगर आप स्टडी करते हैं 4-5 साल की, तो एफआईआई का बर्ताव बहुत क्लियरली आता है। और दो किस्म के एफआईआई उसी आधार पे मैं बोल रहा हूं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑफ कोर्स बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स भी ज्यादा हैं। डूइंग एफडीआई को अट्रैक्ट करने में वो बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट्स, आज पैसे डाले, किसी ने निकाल भी लिए एक्टिव फंड मैनेजर ने, तो एफडीआई को प्रमोट करने के लिए आपको नियम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एड्रेस करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आपने बजट में काफी बार एड्रेस किया, क्या वो इंप्लीमेंट हुए हैं? मेरे हिसाब से नहीं हुए। एक तो हो गया कि भाई साल भर में एक दिन बोल देना कि मेरा ये चाह है, और बाकी 365 दिन में या 364 दिन में आपको इंप्लीमेंट करना है, उसमें बड़ी लैग है और बहुत देयर सो मच मोर डिजायर्ड। रहा सवाल बजट का, बजट में अगर आपके पास 48 लाख का बजट है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का, उसमें 45 लाख के कलेक्शन है, बाकी बोरोइंग है, तो मेरे हिसाब से फिस्कल प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस होती है तो एफआईआई को बहुत
कामनेस मिलती है, बहुत सुकून मिलता है कि ये बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर रहे, आमदनी अर्थनी खर्चा रुपया की मार्केट नहीं है। तो आई थिंक फिस्कल प्रूडेंस जो गवर्नमेंट ने दिखाई है लास्ट 2-3 साल से, दैट इज बिल्ड कॉन्फिडेंस। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर पैसे आते हैं। मेरे हिसाब से फिस्कल प्रूडेंस, करेंसी की जो हमारी जो रिजर्व्स हैं, डॉलर रिजर्व्स हैं, वो सब कॉन्फिडेंस दे रहा है। बट परफॉर्मेंस एंड जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया दीपक सर, कि एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको अट्रैक्ट करना नामुमकिन सा हो गया है विद द काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन डूइंग बिजनेस एंड कंप्लायंस विच ऑल द 3-4 रेगुलेटर है, एक आरओसी है, एक सेबी है, अगर लिस्टेड कंपनी है, एक आरबीआई है, सबके नियम अलग अलग हैं। ऑल रेगुलेटर्स आर नॉट सो synchronized when it comes to capital markets or FDI investments into businesses. एब्सोल्युटली। तो बहुत सारा काम करना भी बाकी है, बहुत सारा काम अभी हुआ है। जिस लिटिगेशन रिस्क परसेप्शन की हम बात कर रहे थे बीते कुछ सालों में, वो काफ़ी कम हुआ है, धीरे धीरे और कम हो इस दिशा में भी काम करना बाकी होगा। FIIs इंडिया को रूल बेस्ड मार्केट मानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी हैं कि अभी अभी जो अलग अलग रेगुलेटर्स हैं उनमें रूल कितने क्लियर हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, नॉन आर्बिट्री हैं, ये थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। गवर्नमेंट, रेगुलेटर, टैक्स अथॉरिटीज़, इन सब में क्लैरिटी और लानी पड़ेगी अगर आपको इन्वेस्टमेंट और अट्रैक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार इन बजट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा और भी मुद्दों पर आपसे आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आज हमने शुभारंभ किया है इस चर्चा का, बजट से रिलेटेड ये सीरीज़ का, और इसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच वेद जैन सर, आपने वक्त निकाला। अश्विनी महाजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फिरोज़ अजीज़ सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।